14 अक्टूबर 2025। आखिर क्या हैं आज की सबसे बड़ी खबरें? आइए द हिंदू की रिपोर्टिंग के आधार पर आज की 4 प्रमुख घटनाओं को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले एक नया डिप्लोमैटिक चैप्टर, फिर देश का इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड, उसके बाद प्रोजेक्ट्स, पॉलिटिक्स और लोगों की बात, और आखिर में जस्टिस और सोशल मेजर्स पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंटरनेशनल स्टेज से। एक तरफ भारत में एक हिस्टोरिक विजिट हो रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं झगड़ा था तो कहीं सुलह। तो दिन की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल खबर क्या थी? ये जुड़ी है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट से। अब देखिए, 2021 के बाद ये पहली हाई लेवल मीटिंग थी और इसके 3 बड़े आउटकम्स निकले। पहला, तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी भारत आए। दूसरा, इंडिया अब काबुल में अपनी एम्बेसी को अपग्रेड करेगा। और सबसे ज़रूरी, तालिबान ने गारंटी दी है कि अफगान ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं होगा। और ये स्लाइड ना ग्लोबल अफेयर्स की एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती है। एक तरफ देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर मतलब डूरंड लाइन पर क्लैशेस चल रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ गाजा में एक बड़ा सीजफायर एग्रीमेंट साइन हो गया है। मतलब एक जगह झगड़ा, दूसरी जगह शांति की कोशिश। चलिए अब इंटरनेशनल खबरों से आते हैं देश के अंदर और नज़र डालते हैं अपने इकोनॉमिक इंजन पर। देखते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की क्या तस्वीर बन रही है। इकोनॉमिक फ्रंट पर एक नहीं बल्कि 2 बहुत अच्छी खबरें हैं। पहली खबर, रिटेल इन्फ्लेशन ये गिरकर सिर्फ 1.54% पर आ गई है, पिछले 8 सालों में सबसे कम। और दूसरी अच्छी खबर यह है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में देश की जीडीपी ग्रोथ 7.8% पर मजबूत बनी हुई है। ये दोनों फिगर्स मिलकर इकोनॉमी की काफी पॉजिटिव पिक्चर पेश करते हैं, है ना? लेकिन यहां एक लेकिन है। एनालिसिस ये कहता है कि भले ही अभी ग्रोथ 7.8% है, देश की जो पोटेंशियल ग्रोथ रेट है, मतलब जितनी तेजी से हम लगातार ग्रो कर सकते हैं, उसका अनुमान लगभग 6.5% का है। ये फ्यूचर प्रोजेक्शंस के लिए एक जरूरी पॉइंट है। अच्छा, इसी इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रिवाइवल को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये प्रोजेक्ट एक स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव एरिया में है। इस प्रोजेक्ट की अहमियत को पूरी तरह समझने के लिए पहले इंडस वाटर्स ट्रीटी यानी सिंधु जल संधि को समझना होगा। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे की एक ट्रीटी है। तो हुआ ये कि हाल ही में इस ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया गया। इस सस्पेंशन ने सीधे सीधे इस प्रोजेक्ट सावलकोट प्रोजेक्ट के रिवाइवल को ट्रिगर कर दिया। ये दिखाता है कि कैसे डिप्लोमेसी और इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में जुड़े हुए हैं। चलिए अब थोड़ा और अंदर आते हैं, देश के घरेलू नीतियों और राजनीति की तरफ। यहां भी काफी हलचल देखने को मिल रही है। तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में क्या क्या हुआ? पहला, दिल्ली में छठ पूजा की तैयारियों के लिए कपिल मिश्रा को 5 मेंबर कमेटी का हेड बनाया गया है। दूसरा, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। और तीसरा, आईआरसीटीसी करप्शन केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है। और इन सब के बीच एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर बहस शुरू हो गई है। इसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025। इसका मकसद ये है कि अगर कोई पीएम या सीएम 30 दिन से ज्यादा डिटेंशन में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाए। सोच सकते हैं इसका एग्जीक्यूटिव पावर पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और अब आखिर में बात करते हैं जस्टिस सिस्टम और कुछ ऐसे डेटा की जो हमारे समाज की सच्चाई को सामने लाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला आया है सिंगूर लैंड केस में। जस्टिस संजय किशन कौल ने अपने वर्डिक्ट में साफ कहा कि ये जमीन असली में कमजोर खेतीहर मजदूरों के लिए है। लैंड राइट्स पर यह एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। लेकिन एक तरफ ये बेहतरीन फैसला है और दूसरी तरफ एनसीआरबी का डेटा है जो एक चिंताजनक तस्वीर दिखाता है। 2023 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ क्राइम्स में 28.8% की बढ़ोतरी हुई और शेड्यूल कास्ट से जुड़े 57,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ये आंकड़े काफी गंभीर हैं। तो आज हमने क्या देखा? एक तरफ डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रूज हैं, इकोनॉमिक हाइज हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोशल और पॉलिटिकल टेंशन्स भी हैं। जब इन सब अलग अलग सुर्खियों को जोड़कर देखते हैं तो ये आगे के रास्ते, आगे की चुनौतियों और मौकों के बारे में क्या कहानी बताते हैं, ये सोचना जरूरी है।